हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निखिल, और आज हम लोग फाइनल अकाउंट के 4th लेक्चर में हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक हल्का सा रीकैप मारेंगे पुराने लेक्चर्स का, और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि राम नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, पर उसका टारगेट है 96%, लेकिन उसको रिजल्ट ना पता चलने की वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सभी लोगों को, मतलब राम को रिजल्ट की जरूरत है, वैसे ही सभी लोगों को रिजल्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटिटीज को रिजल्ट की जरूरत नहीं होती होगी क्या? हाँ जी, उनको भी रिजल्ट की जरूरत पड़ती होगी। तो वो जो रिजल्ट होता होगा, वो लोग अपने रिजल्ट से ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। तो वो जो रिजल्ट होगा, वो उनका कौन सा रिजल्ट होगा? वो होगा उनका या तो प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हुआ तो वो क्या हो जाएंगे? मोटिवेट हो जाएंगे, और अगर लॉस हुआ तो क्या हो जाएंगे? वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, या तो फिर कई लोग क्या करेंगे, उसको और अच्छे तरीके से कि मुझे लॉस ना हो तो काम करना चालू कर देंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला दिया था हम लोगों ने। वो कौन सा था कि इनकम में से जैसे ही आपने एक्सपेंस माइनस कर दिया तो आपको क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट या लॉस। अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है तो क्या होगा? प्रॉफिट। बट अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम हो गई तो क्या हो जाएगा? लॉस। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस देखना होगा। ट्रायल बैलेंस के जितने भी डेबिट बैलेंसेस होंगे वो सारे के सारे हमारे क्या कंसिडर कर लिए जाएंगे? वो हमारे कंसिडर कर लिए जाएंगे एक्सपेंसेस। बट अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उसको कंसिडर हम लोग कर लेंगे कि इनकम है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक्सपेंसेस को आगे दो हिस्सों में तोड़ा था। पहले वाले का नाम रखा था रेवेन्यू और दूसरे वाले का नाम रखा था कैपिटल। रेवेन्यू मतलब यानी कि क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब ही होता है सेल, या सेल का मतलब ही होता है रेवेन्यू। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड या कंपेयर करोगे आप किसके साथ में? सेल के साथ में, तो उसको बोला जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट जो डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते आप सेल के साथ में, तो उसको बोला जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये तो वही बात हो गई ना, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को सेल के साथ में कंपैरिजन कर लिया तो ये तो वही बात हो गई कि चौथी का बच्चा आप 8वीं के बच्चे के साथ में कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, दोनों का लेवल अलग है, दोनों का ईयर अलग है। ठीक है, अगर आप बोलोगे चौथी के बच्चे को कि 8वीं का मैथ्स नहीं आता तुझे, ठीक है, तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। ठीक है, और अगर ऐसे ही बोलोगे कि 8वीं का जो बच्चा है वो चौथी का मैथ सॉल्व कर रहा है और बोल रहा है बहुत अच्छा, बहुत क्या बात है, आप बहुत होशियार हो, ये बेवकूफी है एक प्रकार की। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो 8th क्लास में उसका जो लेवल है, उसका जो माइंडसेट है वो डेवलप हो चुका है, बट 4th वाले का उतना डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो कंपैरिजन होता है वो इक्वल लेवल पे होता है कि आप चौथी वाले के बच्चे के साथ चौथी वाले का बच्चे को कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है, सो उसी तरीके से जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली सेल से कंपैरिजन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सेल होती है साल भर की और आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होता है साल भर का, तो दोनों सेम लेवल पे। ठीक है, बट अगर सेल है आपकी साल भर की और आपका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है 20 साल का, तो उस केस में आपका कंपैरिजन वैलिड नहीं है। तो उसको क्या करना होगा? आपको उस 20 साल के एक्सपेंस को वापस साल भर पे लेके आना पड़ेगा, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो। या तो फिर इस सेल को कहां लेके जाना पड़ेगा? 20 साल की तरफ। ठीक है, तो अब 20 साल की तरफ इसको तो लेके जा नहीं सकते, तो क्या किया जाता है? हम लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं जिसका नाम होता है कि कैपिटल को रिड्यूस करके लेके आ भाई साहब सेल के इक्वल। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद रेवेन्यू हो गया था। रेवेन्यू में आगे हम लोगों ने दो डिवाइड और किया था, मतलब दो पार्ट्स में उसको और डिवाइड किया था। पहला वाले का नाम था डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे वाले का नाम था इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये ब्रीफ नहीं जा रहे हैं हम लोग, बस ऐसे ऊपर से देख रहे हैं ताकि आपको याद आ सके। ठीक है, आप वो जो पिछला लेक्चर था वो आप उसको कनेक्ट कर पाओ। और अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा होगा तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है एक फाइनल अकाउंट के नाम से, वहां पे आपको मिल जाएगी, वहां पे आप लोग जाकर उसको देख सकते हो स्टार्टिंग से लेकर। ठीक है, तो उसके बाद में हम लोग कहाँ थे? हाँ, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया? रेवेन्यू का आगे दो हिस्सों में और तोड़ दिया गया। पहले वाले का नाम रखा गया डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरे वाले का नाम रखा गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको बोलोगे? ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गुड्स। ठीक है, मतलब यानी कि क्या, जो गुड्स की कॉस्ट को या तो बढ़ाता है या तो कम करता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, विच इज डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द गुड्स। ठीक है, बट ऐसा कोई भी एक्सपेंस है जिसका इंपैक्ट गुड्स के ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, तो उसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, वो इनडायरेक्टली माइनस होता है। ठीक है, इनडायरेक्टली रिड्यूस किया जाता है या इनडायरेक्टली कंपेयर करते हो आप, क्योंकि देखिए फाइनल अकाउंट इज ऑल अबाउट द मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर आपको मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो एक छोटा सा, यानी कि ऐसे ब्रीफ ना जाते हुए कैसे ओवरऑल बता दूं आपको। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप सेम लेवल पे रहने वाली चीजों को या सेम चीजों को क्या कर रहे हो? आप मैच करवाने की कोशिश कर रहे हो कि ये इस साल की इनकम और ये इस साल का एक्सपेंस, समझ रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आप मैचिंग करवाते हो। ठीक है, पर जब आप
सेल को डायरेक्टली किसी एक्सपेंस के साथ मैच करवाते हो तो उसको बोला जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बट आप सेल को क्या किया, आपने सेल को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के साथ में मैच करवाया, उसके बाद में कुछ बचा, मतलब यानी कि क्या, फॉर एग्जांपल की सेल है 2 करोड़ की और आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो था मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, तो सीधा सीधा मोटा मोटी 1 करोड़ रुपए बच गया आपका, ठीक है। तो अब आप उस 1 करोड़ रुपए को वापस अदर जितने बचे हुए एक्सपेंसेस के साथ में कंपेयर, इनडायरेक्टली आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हो, सेल के साथ। क्यों? क्योंकि सेल ही बढ़ा था, सेल अगर ज्यादा नहीं हुआ होता तो 1 करोड़ नहीं बचता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेल ज्यादा होने की वजह से 1 करोड़ रुपए बचा, फिर उसी 1 करोड़ को आप कंपैरिजन कर रहे हो अगले बचे हुए एक्सपेंसेस के साथ में, तो कंपैरिजन तो सेल के साथ ही हो रहा है, उसका कंपैरिजन रेवेन्यू के साथ में ही हो रहा है, मतलब यानी कि क्या, कंपैरिजन इनकम के साथ में ही हो रहा है, बट डायरेक्ट ना होते हुए कैसे हो रहा है, वो इनडायरेक्टली हो रहा है। सो दैट इज द रीजन इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। तो अब तक के हम लोगों ने इतना देखा था, ठीक है। आइए यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ और भी कुछ देखा था, वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं उसको, फिर उसके बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री देखा था, इसका भी ब्रीफली देखा था, और यानी कि बोल सकते हैं कि काफी अंदर तक डीपली गए थे हम लोग इसमें। लेकिन अभी अगर ओवरऑल बताओ तो ओपनिंग स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही इस साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखा था हम लोगों ने परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद कई आइटम्स देखी थी हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें उसके अंदर डिस्कस हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि क्या हो चुका है, ये हो चुका है, ये अब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं हुआ था और ये रेलेवेंट भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप कट कर दीजिएगा, ठीक है। ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये कब काम में आएगा, ये आपके काम में आएगा सीए फाउंडेशन के लेवल, ठीक है। अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। ज्यादा भी अगर अंदर गए तो पता चला गहरे में गए और वहीं जाके डूब गए, ठीक है। तो उतना अंदर नहीं जाना है, उतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जितना हमारे काम का है बस उतना ही रखना है, ठीक है। डू द स्मार्ट वर्क नॉट अ हार्ड वर्क, ठीक है। गधा हमारी मत कीजिए। तो ये काम का नहीं है, तो ये अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक और टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है कैरेज और फ्रेट, ठीक है। तो कैरेज और फ्रेट अभी क्या देखा था डिफरेंस इसके बीच में, इंग्लिश का ही डिफरेंस है, दोनों एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड, ठीक है। तो इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि जब आपका माल अंदर आ रहा है, मतलब यानी कि क्या, जब आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो परचेज करते टाइम में आपने रॉ मटेरियल हो गया या कोई भी गुड्स हो गया, जब आप परचेज करके आप उसको अपने पास लेके आ रहे हो, तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि ये इनवर्ड है। लेकिन जैसे ही आपके पास से गया तो ये क्या कंसिडर कर लिया जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। और इसे हम लोग आउटवर्ड को हम लोग कंसिडर करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। क्यों? क्योंकि ये सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, मतलब यानी कि क्या, सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। तो हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल का उसके डायरेक्ट कॉस्ट से, ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट से, ठीक है। क्यों हम लोगों ने ऐसा किया, अभी डिस्कस करें, रहने देते हैं ना, अभी बाद में बात करेंगे जब आएगा तो, ठीक है। तो चलिए रहने देते हैं अभी फिलहाल इसको, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का खर्च इनडायरेक्ट होता है और वो दिखेगा आपका पीएनएल में। पर इनवर्ड यूज किया तो इनवर्ड का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, वो डायरेक्ट से रिलेटेड है। अब कभी कभार क्या करता है, ये आपके साथ खिलवाड़ करता है। अब खिलवाड़ किस तरीके से करेगा, ये क्या करेगा, सिर्फ उठा के कैरेज दे देगा। अब बोलेगा भाई साहब इनवर्ड बताया गया था और आउटवर्ड बताया गया था, यही दोनों में डिस्टिंक्शन था। क्योंकि कैरेज मतलब वो तो जाएगा कहाँ, ट्रेडिंग में भी और पीएनएल में भी, ठीक है। बट यहाँ पे इसने क्या किया, एक लौता कैरेज दे दिया, उसके आगे ना इनवर्ड लगाया ना आउटवर्ड लगाया। अब बंदा कंफ्यूज्ड, बोले भेजू कहाँ, ट्रेडिंग में भेजू कि प्रॉफिट एंड लॉस में भेजू। तो इस केस में क्या करोगे, अगर कोरा दिखा, मतलब यानी कि क्या, सिर्फ कैरेज लिखा है, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, ना इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो मान लेते हैं इसको कि ये डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, ठीक है। और ये चला जाएगा पीएनएल में, सॉरी ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी, ठीक है। ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे ही फ्रेट अगर दिख रहा है, कुछ नहीं लिखा उसके सामने, इनवर्ड ना आउटवर्ड, तो वो भी कहाँ चला जाएगा, आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। सेम हर किसी के साथ में यही होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं ये क्या लिखा है इसके अंदर, ये देखते हैं, ठीक है। दिस आइटम शुड ऑल्सो बी डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बात है, वाह, वेरी गुड, नई बात बताई कि कैरेज इनवर्ड हमारे ट्रेडिंग अकाउंट। अरे भाई साहब इतने देर से पंचायती इसी चीज पे चल रही है कि कहाँ जाएगा, तो कैरेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कुछ नया नहीं बता रहे, वही है, पुराना है, हमें पता है, ठीक है। एज इट इज इनकर्ड टू ब्रिंग द मटेरियल टू द गोडाउन और मेक देम अवेलेबल टू
यूज। अब ये दो टर्मिनोलॉजी उसने यूज किया। अब ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करने का उसके पीछे का रीजन क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। मटेरियल्स टू द फर्म्स गो डाउन, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है उसने, मेक देम अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है। अब इसे समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, ओरली देखते हैं, वहां रिटर्न की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि मैंने एक गोडाउन ओपन किया, ठीक है। मेरा गोडाउन एक जगह है और मेरी फैक्ट्री गोडाउन से करीब करीब 10 किलोमीटर दूर है। मेरी फैक्ट्री है, मेरी मर्जी, मैं 10 किलोमीटर दूर रखूं या 50 किलोमीटर दूर रखूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पड़ भी नहीं रहा होगा। तो गोडाउन से जो फैक्ट्री की दूरी है वो कितना है, वो दूरी है 10 किलोमीटर की, ठीक है। आपको नहीं पता या आपको पता भी होगा तो पता नहीं, लेकिन कई ऐसे प्लांट होते हैं या कई ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर पता है क्या, वो कम से कम कई एकर्स में फैली होती है और उसी के अंडर में एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाने के लिए वो लोग ट्रक और ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी, असेंबली लाइन होती है उनकी, तो उसी में वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो जो गुड्स होता है तो वहां पे वो लोग ट्रक यूज करते हैं, सोचिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो सेगमेंट काम करता है। तो अब मेरा जो गोडाउन है वो पड़ा है, वो है 10 किलोमीटर दूर और मेरी फैक्ट्री है करंट यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरा माल जो आया है वो गोडाउन तक के तो आ गया है, और आपने अगर कैरेज इनवर्ड का खर्चा सिर्फ क्या होगा, गोडाउन से यहाँ तक के आने का जो खर्चा रहेगा, जैसे कि मैंने गोडाउन से यहाँ तक की जो ट्रकें दौड़ाई हैं उसके ऊपर में जो खर्चा लगा है वो खर्चा उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपकी ने सिर्फ इतना बोल दिया होता कि ये गोडाउन तक के ही आपका कैरेज इनवर्ट माना जाएगा तो इंक्लूड नहीं होता, बल्कि होना चाहिए, ठीक है। तो उसका जो गोडाउन से यहाँ तक के फैक्ट्री तक के आने का जो खर्चा है वो भी क्या किया जाएगा, उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसने वर्ड यूज किया कि या तो मटेरियल कहां तक के पहुंचा है, गोडाउन तक के, या तो मेक देम अवेलेबल फॉर यूज। इसका मतलब क्या है कि गोडाउन में पड़े पड़े यूज होगा क्या? नहीं, लाया है मैंने प्रोडक्शन के लिए, तो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? फैक्ट्री में। और गोडाउन में पड़े पड़े वो प्रोडक्शन तो होगा नहीं, तो उसको प्रोडक्शन करने के लिए मुझे गोडाउन से उसको लाना पड़ेगा फैक्ट्री में, और फैक्ट्री में लाया, इसका मतलब क्या है, मेक देम यूज, ठीक है, मेक देम अवेलेबल फॉर यूज। तो उसका ही मतलब वो कहना चाहता है, ठीक है। हाउएवर इफ एनी फ्रेट और कार्टेज भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इज पेड ऑन एनी एसेट्स like a machinery it should be added to। एक सेकेंड, अब ये क्या कहना चाहता है इसे समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। ये इतना पोर्शन, ये यहां से, ठीक है, इतना पोर्शन ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। आइए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, ये है हमारा राम, पुराना वाला राम, अरे जिसका 96% वाला टारगेट था, और ये उसका भाई है जुड़वा लखन, ठीक है। अरे लखन नाम रखा था उसका, कि क्या रखा था, घनश्याम नाम रखा था, सॉरी घनश्याम नाम रखा था, ठीक है। तो मैं घनश्याम पूरा ना लिखते हुए मैं सिर्फ जी लिखूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। जी फॉर घनश्याम, ठीक है। तो राम और घनश्याम तो दोनों ही थे। अब अनफॉर्चुनेटली वो लोग भाई निकले, मैंने पहले नहीं बताया था लेकिन अब बता रहा हूँ, वो जुड़वा भाई थे, ठीक है। तो राम का जो टारगेट था वो 96% था, और घनश्याम का जो टारगेट था वो कितना था, वो पास हो जाए यही बहुत है, उसका कोई टारगेट वारगेट नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, उसको रिजल्ट ना पता चलने की वजह से राम भी घनश्याम की टोली में शामिल हो गया, ठीक है। तो घनश्याम की थी गर्लफ्रेंड, ओहो क्या बात है, अच्छी लग रही है ना, ठीक है। और आपके अच्छा लगने से क्या होता है, राम की भी क्या थी, गर्लफ्रेंड, क्योंकि घनश्याम की टोली में शामिल हो गया तो गर्लफ्रेंड तो बनाएगा ही। और दोनों ने वही जुड़वा वाला सिस्टम था उनका भी, कि आगे बेटी थी तो पहले घनश्याम ने सेटिंग की, फिर उसके बाद में जाके राम ने भी सेटिंग कर दी, ठीक है। तो दोनों ही गए, दोनों ही पहुंचे रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट पहुंचे, ठीक है। और रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद में क्या किया कि दोनों ने खाना खाया, खाना वाना, यानी कि चारों ने मिलकर खाना खाया, दो कैसे खा सकते हैं, तो चारों ने मिलकर खाना खाया और बिल आया 1000 रुपए। बिल कितना आया, 1000 रुपए, ठीक है। उसमें से इन लोगों ने हिसाब रखा कि 600 रुपए घनश्याम की गर्लफ्रेंड ने खा गई क्योंकि वो भुक्कड़ थी, और 400 रुपए राम की गर्लफ्रेंड ने खर्चा किया, मतलब यानी कि उन दोनों का जो जोड़ा था उनके ऊपर 400 जोड़ा, हाँ 400 रुपए खर्चा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि अब घनश्याम शायना निकला और बोलता है भाई बिल को स्प्लिट करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, 500 तू देगा और 500
मैं दूंगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये वैलिड है? नहीं। क्यों? क्योंकि एडवांटेज किसने लिया ज्यादा? इसने, ठीक है। और इसने क्या किया है? कम किया है, कम एडवांटेज लिया है। तो ये क्या करेगा? ये क्या बोलेगा कि भाई देख, मैंने 400 का एडवांटेज लिया, मैं भरूंगा 400, और तूने 600 का एडवांटेज लिया, तू क्या कितना भरेगा? तू भरेगा 600। समझ रहे हैं? ठीक है। तो क्या कह सकते हैं कि जिस चीज पे या जिस चीज के लिए खर्चा हो रहा है, उसी से आप उसको क्या करोगे? एडजस्ट करोगे, या तो फिर उसी के अंदर उसको क्या करोगे? एड ऑन करने की कोशिश करोगे, या उसी के मत्थे मारने की कोशिश करोगे, मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि घनश्याम ने ज्यादा एडवांटेज लिया था, तो दैट इज द रीजन आपने क्या किया? घनश्याम के मत्थे 600 रुपए का खर्चा ठोक दिया। अब इमेजिन कीजिए कि घनश्याम बोलता भाई मेरा पेट भरा है, और उसकी बंदी जो है उसके साथ में जो गई है वो भी बोलती कि मेरा पेट भरा है, मतलब कुछ नहीं खाया उन लोगों ने, तो भी बिल आया 1000 रुपए। अब आप इस केस में क्या बोलते हैं? आप उसको 600 रुपए डालने की कोशिश करते हैं उसके मत्थे? नहीं। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं भाई साहब खर्चा मेरा हुआ है, तो बिल भी कौन भरेगा? तेरा भाई भरेगा, ठीक है। तो इस केस में या इस एग्जाम्पल से हमें यह समझ में आ रहा है कि जिस भी चीज के लिए खर्चा हुआ है वही उसको बियर करेगा, ठीक है। तो अगर गुड्स लाने से रिलेटेड खर्चा हुआ है तो वो कहाँ जाना चाहिए? वो जाना चाहिए आपके गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस। मतलब कहाँ जाना चाहिए? जब भी आप गुड्स खरीदते हो तो वर्ड यूज करते हो परचेज, और परचेज के साथ में उसके साथ में और कई एक्सपेंसेस दिखते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और वो कहाँ शो किए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जो कैरेज है, इसीलिए वो कहाँ जाता है? कैरेज कहाँ जाएगा आपका? वो जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। बट आपने कुछ मशीन्स खरीदी, ठीक है। मशीन खरीदना क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? पहले ही देखा है हम लोगों ने कि ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना होने की वजह से ना वो पीएनएल में जाएगा ना ट्रेडिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू में दो ही आइटम्स होती है। कौन सी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट वाली जाती है ट्रेडिंग में और इनडायरेक्ट वाली जाती है पीएनएल में। बट जब वो कोई ऐसी चीज है जो रेवेन्यू ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी कैपिटल में, और उसी के साथ साथ उसी के पीछे 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 उसका जो खर्चा है वो भी चला जाएगा, ठीक है। तो जो मशीन लाने का भाड़ा आपको लगा है वो कहाँ जाना चाहिए था? कॉमन सेंस लगाइए, वो जाना चाहिए था मशीन के साथ में। अगर आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में शो कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये नाइंसाफी है, ठीक है। ये वही बात हो जाएगी कि खाना इसने ज्यादा खाया, इस ग्रुप ने ज्यादा खाया, लेकिन बिल किसके मत्थे पड़ रहा है? इन लोगों के मत्थे पड़ रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया जाएगा? जब एसेट आप खरीद रहे हो तो उस एसेट का जो खर्चा लगेगा लाने का, वो उस एसेट में शो किया जाएगा। तो वो यही कहना चाहता है। फिर से पढ़ते हैं। हाउएवर इफ एनी फ्रेट और कार्टेज या कैरेज बोल सकते हो इज पेड ऑन एनी एसेट लाइक मशीनरी, ठीक है, इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड नॉट डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ शो नहीं किया जाएगा? वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा नहीं। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि वो खर्चा गुड्स से रिलेटेड नहीं है। वो किससे रिलेटेड है? वो एसेट से रिलेटेड है, तो वो उसके इसमें जाएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के एसेट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या ये जर्नल एंट्री एक बार देख लेते हैं इसको। कैरेज और फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब ये पेड करने की एंट्री, और ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज और फ्रेट इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। ये पहले चार्ज हुआ, यानी कि क्या, पहले एक अकाउंट में चार्ज किया, देन चार्ज एंड पेड किया, और उसके बाद में उसको एडजस्ट किया कहाँ पे, या बोल सकते हैं ट्रांसफर किया ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आइए अब हम लोग वेजेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो वेजेस के बारे में हम लोगों ने जो डिस्टिंक्शन देखा था एक बार उसको हल्का सा रिकैप करते हैं कि वेजेस और सैलरी दो डिस्टिंक्शन थे, यानी कि दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या क्या था। तो चलिए अब हम लोग वेजेस की बात करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? वेजेस और सैलरी दो टर्मिनोलॉजी देखी थी। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? वेजेस किसे दिया जाता है? ऐसा कोई भी वर्कर जो कहाँ काम कर रहा है, वो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको क्या दिया जाता है? वेजेस। लेकिन ऐसा कोई भी वर्कर जो ऑफिस में काम कर रहा है तो उसको प्रोवाइड किया जाता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं सैलरी, ठीक है। अब जो वेजेस होता है वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे दिया जाता है, बट जो सैलरी दी जाती है वो दी जाती है मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, ठीक है। तो अब वो तो डिस्टिंक्शन देखा था, अब यहाँ पे वेजेस के बारे में क्या क्या लिखा है वो देख लेते हैं, ठीक है। वेजेस पेड टू वर्कर्स इन गोडाउन एंड स्टोर। यहाँ पे और एक वर्ड यूज करना चाहिए था या एड ऑन करना चाहिए था फैक्ट्री, बट यहाँ पे फैक्ट्री वर्ड यूज क्यों नहीं किया वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने जब आपको समझाया, मैंने बोला जो भी बंदा या जो भी वर्कर वो कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसको वेजेस देते हैं। लेकिन वेजेस के साथ और फैक्ट्री के साथ में उन्होंने दो टर्मिनोलॉजी और यूज की, लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री हटा दिया, गोडाउन एंड स्टोर, ठीक है।
तो ये क्या कहना चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली 3 एंटिटीज होती थी, तीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते थे हमारे, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर की बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि ये गुड्स में काम नहीं करता, ठीक है। तो किसकी बात करें हम लोग? तो गुड्स में काम नहीं करता तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएगा। तो किसकी बात करें हम लोग बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर की और ट्रेडर की, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे सिलेबस में जो पोर्शन दिया गया है वो दिया गया है ट्रेडर का। हमारे सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे उसने फैक्ट्री वर्ड यूज किया नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है या मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो होती है फैक्ट्री में, ठीक है। और जो स्टोरिंग होती है या जहां से आप सप्लाई करते हो तो वो होती है या तो गोडाउन में या तो स्टोर्स में, ठीक है। तो इस केस में उसने वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है गोडाउन या स्टोर। ऐसा कोई भी बंदा जो क्या फैक्ट्री, गोडाउन या स्टोर तीनों में काम कर रहा है उसको वेजेस पेड किया जाता है। लेकिन हमारे केस में फैक्ट्री नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडर जो बंदा होता है वो कहाँ का काम करता है, उसका माल कहाँ जमा होता है, या तो वो जमा होता है गोडाउन में या तो वो जमा होता है स्टोर में, ठीक है। तो आई थिंक या आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है। उसके बाद शुड बी डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या बात है, ये नई चीज बताई हमको। अभी तक पता ही नहीं था कि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अरे पता था यार, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद, इफ एनी अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग इट मस्ट बी brought into books so that full wages for the period concerned are charged to the trading account, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है इसे समझते हैं। अब हमारे पास में इसे समझने के लिए 2 ऑप्शन है, या तो इसे हम लोग अभी समझ लें या तो इसे हम लोग बाद में समझें, ठीक है। क्या कहते हो, अभी की बात में बीच का रास्ता निकालते, थोड़ा अभी समझते थोड़ा बाद में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, इसे ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं पेंटिंग वेंटिंग ना बनाऊंगा, मैं सीधा कुछ ड्रॉ करूंगा और एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने। क्योंकि मैंने हमेशा बताया आपको कि किसी भी चीज़ को समझना है तो पहले प्रॉब्लम समझना होगा, उसके बाद में उसका क्या समझना होगा, सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए पहले अभी हम लोग किस चीज़ में बात करें, प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है। सर्कल, ये एक डंडी, ये दूसरी डंडी, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा बंदा, ठीक है। बड़ा बदसूरत दिख रहा है। क्या नाम रखे इसका, नाम चलो यही रख देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये ए है, ठीक है, और ए मेरे पास काम करता है मेरे पास काम करता है, ठीक है। तो ए का जो काम है मेरे पास, ये मैं हूँ, ठीक है। ना अच्छा नहीं दिख रहा। मैं अपनी ऐसी फोटो ना बनाऊंगा, मैं अपनी फोटो इंपोर्ट करूंगा। मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ अपनी फोटो, रुको 2 मिनट रुक जाओ। अरे नहीं मिल रही यार मेरी फोटो कहाँ गई, नहीं मिल रही यार, छोड़ो जाने दो, ठीक है। आइए, तो ये भाई साहब मैं हूँ, ठीक है। स्पाइस कट, मेरे भी स्पाइस कट है, ठीक है। चश्मा तो लगाया है, ये चश्मा लगाया हुआ मेरे पास काम करने आया। मैं बोला ए भाई, ए सुन, ए काम करेगा क्या? बोले हाँ करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बोले दिन का 50, नहीं दिन नहीं, महीने का 50,000 रुपये दूंगा। बोले करना क्या है, ठीक है। अरे कुछ नहीं, बोला मेरा स्टोर है, स्टोर में झाड़ू लगाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टोर में झाड़ू लगाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इसको दिन का मंथ का कितना मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहा है। तो क्या किया भाई साहब, 9 बजे मेरे यहाँ स्टोर था वहाँ पहुँच गए। उन्होंने दिन भर अपनी झाड़ू लगाई और शाम को 6 बजे मेरे सामने झाड़ू फेंकते हुए बोलते हैं, ला भाई मेरा आज का खर्चा ला, ठीक है, आज की मेरी पेमेंट दे, ठीक है। अब कितने लोगों को ये वैलिड लगता है कि ए ने क्या किया, ए ने पर डे काम किया और डे के एंड में आता है मेरे पास और बोलता है भाई साहब मेरी सैलरी, मेरी पेमेंट दे दो, मेरे को घर जाना है, ठीक है। बीवी इंतजार कर रही है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या किया गया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 50,000 की इनकम है। डिसाइड जब
जब ए मेरे पास जॉब के लिए आया था, तो डिसाइड हुआ था कि इसको मंथली बेसिस पे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और कब दिए जाएंगे? एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, ठीक है। बट ये डे के एंड पे ही मेरे से पैसा मांग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, ये वैलिड है? क्या इसे मैंने पैसा दे देना चाहिए डे का? नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिसाइड ही कब हुआ है, कब देने का हुआ है? मंथ का, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये कोडू की बैल की तरह मेरे पास में क्या करेगा, महीना भर घिसेगा, महीना भर काम करेगा। और जब मेरे पास आखिरी में महीना भर जाएगा इसका, जब मेरे पास आखिरी में ये पैसा मांगने आएगा, तब मैं इसको क्या दूंगा, पैसा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं लगता कि पहले दिन इसने काम किया और पहले दिन का मान लेते हैं इसका बनता है 1,700 रुपए, ठीक है, 50,000 के हिसाब से महीने का, तो डे का 1,700 रुपए बन रहा है पहले दिन का। अब ये फर्स्ट डे आया मेरे पास पैसा मांगने, मैंने उसको भगा दिया, मैं बोला भाग यहाँ से, महीने के एंड में तो अपना पैसा लेके जाना, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि एक दिन इसने मेरे यहाँ काम किया तो एक दिन की उधारी मुझ पे इसकी चढ़ गई, ठीक है। अब जैसे ही 2 दिन काम किया तो वापस 1700 मुझ पे चढ़ गए, 3 दिन काम किया तो वापस 1700 ऐसा करते करते जब ये 10-15 दिन काम कर लेगा तो मेरे पास ऐसा धीरे धीरे क्या होते जाएगी, उधारी चढ़ते जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये आया या इसने मंथ वाइज मेरे पास से काम करना चालू किया, पहले दिन आया तो पहले दिन इसका बनता है 1700 रुपए, तो 1700 रुपए में इसका रिकॉर्ड कर लूंगा। तो रिकॉर्डिंग करने की एंट्री क्या पास करूंगा मैंने आज इसको पैसा दिया है क्या, नहीं, पर मैं रिकॉर्ड यानी कि खर्चा तो हो रहा है ना मेरा, तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा इसको। मैं बोलूंगा सैलरी अकाउंट, सॉरी अभी हम लोग वेजेस की बात करें, तो अभी हम लोग यहाँ पे भी वेजेस की बात करेंगे। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 2, आज मैंने इसे पैसा नहीं दिया, इस वजह से इसकी मुझ पर उधारी चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ए का अकाउंट, यहाँ पे नाम आ जाएगा ए का और ए का अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, और डेबिट नहीं आएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसे कहते हैं चार्ज। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चार्ज, एक्सपेंस चार्ज हुआ है, ठीक है। अब ये महीने के अंत में आएगा मेरे पास और मेरे को बोलेगा भाई साहब पैसे दे दो, तो मैं बोलूंगा ए ले भाई, और मैं इसके ऊपर से जो उधारी, इसकी जो मुझ पे उधारी चढ़ी थी वो मैं हटा दूंगा, बोलूंगा ए अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये एंट्री पास करूंगा। बट अगर मैंने ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं किया होता तो एंट्री पास होती वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता, ये कॉन्सेप्ट हो जाता कैश कॉन्सेप्ट। पर हम लोग बेसिकली अकाउंटिंग में, या 95% लोग जो अकाउंटिंग में फॉलो करते हैं वो करते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अगर अक्रूवल और कैश कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो छोटा सा पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपके पास में कैश आए या ना आए, ट्रांजेक्शन हुआ तो रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन कैश कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कैश कॉन्सेप्ट बोलता है जब तेरे पास कैश आएगा ना तो ही वो चीज रिकॉर्ड होनी चाहिए। और ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, वैलिड भी है। क्यों वैलिड है? ट्रांजेक्शन तो हो रहा है ना, और आप लोग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम कर रहे हो, सॉरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अब इन्फॉर्मेशन कब पता चलेगी? जब वो ट्रांजेक्शन हो रहा है तब, कि जब कैश आ रहा है तब। एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांजेक्शन आज हुई है पर 3 साल बाद कैश आ रहा है, तो 3 साल बाद रिकॉर्ड होगा, तो फिर क्या मतलब है तुम्हारी अकाउंटिंग करके? इससे चमत करो। लेकिन अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जिस टाइम पे तुम्हारी क्या हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, उसी टाइम पे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये जो एंट्री की गई है ये किसके बेस, ये बेसिकली पास की गई है अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, ठीक है। तो अब ऐसे ही मेरे पास में ये कौन था, ये एक बंदा था, इस वजह से मेरे को उसका नाम लिखना यानी कि मेरे लिए पॉसिबल हुआ। लेकिन ऐसे ही 2,500-3 हजार बंदे होते तो क्या करता मैं, क्या मैं उनका नाम लिखता बैठता? मेरे पास काम धंधा नहीं है, मैं क्या सबका नाम ही लिखता बैठता? मैं सबसे पहले चार्ज की एंट्री पास करता, फिर मैं क्या करता, पेड की एंट्री पास करता। जब छुट्टी होती मैं घर जाता, मेरी बीवी पूछती मेरे से कि भाई साहब क्या किया, तो बोले पहले चार्ज की एंट्री पास की, फिर पेड की एंट्री पास की। बोले दिन भर ये किया? हाँ, बोले ये दिन भर किया, ठीक है। क्या और कोई काम धंधा नहीं है मेरे पास? और भी काम धंधा है, तो क्या जिंदगी भर मैं अकाउंटिंग में ही गुजर दूं अपनी? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक नया तरीका निकाला। मैंने बोला भाई साहब जब भी मैं किसी बंदे को एक स्पेसिफिक खर्चे के लिए, अगर मैं मेरे ऊपर उसकी उधारी चढ़ रही है, तो मैं उसको बोलूंगा आउटस्टैंडिंग। क्या बोलूंगा मैं? आउटस्टैंडिंग। अरे ये क्या बात वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है कि बहुत अच्छा, ये वाला आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये दूसरा वाला आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके आगे मैं लिख दूंगा उस खर्चे का नाम, ठीक है। उस खर्चे का क्या लिख दूंगा? नाम, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि मैंने जर्नल पास की इसी से रिलेटेड, और इसी से रिलेटेड लेजर भी पास किया। बट कई बार ऐसा होता है कि मैंने क्या किया ना, मैंने जर्नल पास किया ना मैंने लेजर पास किया। तो उस केस में
ना मेरे पास में जर्नल में वेजेस रिकॉर्डेड है, ना लेजर में वेजेस रिकॉर्डेड है, तो क्या होगा, इसी जो रिकॉर्डेड नहीं है इसी ट्रांजेक्शन को या इसी वेजेस को बोला जाता है अनरिकॉर्डेड। तो अब इसको आपको क्या करना होगा, आपको इसको रिकॉर्ड करना होगा और वापस आप इसी फॉर्मूले से जाओगे कहाँ पे, पहले वेजेस को चार्ज करोगे और उसके बाद में उसको क्या करोगे, पेड करोगे। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी इस टाइम पे, इस टाइम पे आपकी एंट्री बनेगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। और फिर बोलोगे आप कि ए अकाउंट या आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट, क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब ये एंट्री पास कर लोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि ये मेरा यानी कि ये मैंने जो समझाया है, ये क्यों समझाया है, ये सेंटेंस को समझने के लिए, ठीक है। ये कौन सा है, ये जो एंट्री पास की है, ये कौन सी एंट्री पास की है, ये पास की गई है अनरिकॉर्डेड के लिए। कौन सी इसके लिए पास की गई है, अनरिकॉर्डेड के लिए। ऐसी कोई भी चीज जो रिकॉर्ड नहीं हुई है उसको इस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड करोगे। तो बस वो वही कहना चाहता है कि इफ एनी अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग कब रुकेगा, जब आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तभी जाके क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा। और आउटस्टैंडिंग रहेगा क्यों क्योंकि मैंने ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो चार्ज किया है लेकिन अभी तक के पेड नहीं किया, उसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चार्ज की एंट्री पास करता हूँ, ठीक है। तो चार्ज की एंट्री पास ही होती है आउटस्टैंडिंग के नाम से। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। इट मस्ट बी ब्रॉट इनटू द बुक्स सो दैट फुल वेजेस द पीरियड कंसर्न आर चार्ज टू द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर इतना समझ में आएगा ना तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा इसका, जब हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड, वहां पे हम लोग और ज्यादा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस अभी इतना याद रखो कि वेजेस में आउटस्टैंडिंग चीजें हमेशा, या कोई भी एक्सपेंसेस, ऐसा वेजेस के साथ में नहीं, ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस मे भी हो सकता है, सैलरी मे भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो अभी तक के रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको क्या करना होगा, आपको रिकॉर्ड करके दिखाना होगा, ठीक है। अभी वो एग्जाम्पल को भी भूल जाओ, ऐसे समझने की कोशिश करो, ठीक है, कि आपके साल भर का जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है वो आया है 12,000, ठीक है। पर अनफॉर्चुनेटली आपको पता चलता है कि आपका जो बिल था वो 14,000 का था, पर अकाउंटेंट आपका जो था वो ढोकला निकला, और उस ढोकले ने क्या किया, गधे ने क्या किया, सिर्फ 12,000 रुपए रिकॉर्ड करके बैठा है। एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है आपका, हुआ है 14,000। इस साल की बात कर रहा हूँ, इस साल का खर्चा कितना हुआ है, 14,000, पर आपके अकाउंटेंट ने कितना रिकॉर्ड किया, उस गधे ने रिकॉर्ड किया है 12,000, ठीक है। तो आपने अगर वही 12,000 ले जाके फाइनल अकाउंट में पुट कर दिया तो आपकी जो फाइनल अकाउंट की जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, वो सही निकलेगा कि गलत निकलेगा, वो गलत निकलेगा। क्यों, क्योंकि खर्चा हुआ था एक्चुअल में 14 पर आपने रिकॉर्ड ही किया है 12। तो आपको क्या करना होगा, एडिशनल 12 तो रिकॉर्ड किया, 2,000 और एडिशनल जोड़ना पड़ेगा। तो इस 2,000 को ही वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो बस ये यही कहना चाहता है। हाउएवर इफ वेजेस आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऑफ फिक्स एसेट, इट शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ये वही पुराना वाला एग्जांपल है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि अगर आपने क्या किया, कैरेज फ्रेट या इनवर्ड अगर आपने किस लिए यूज किया है, गुड्स के लिए यूज किया है, तो कहाँ जाएगा, वो गुड्स केस में जाएगा। बट अगर आपने उसको मशीनरी या कोई भी ऐसी चीज के लिए यूज किया है जो आपका गुड्स से रिलेटेड नहीं है, तो वो उस स्पेसिफिक खर्चे में चला जाएगा, ठीक है। बस वो वही कहना चाहता है और कुछ नहीं कहना चाहता कि फिक्स एसेट को अगर इंस्टॉलेशन के लिए आपने यूज किया है, एग्जाम्पल के तौर पर कि मेरा है काम फर्नीचर का, ठीक है। अब फर्नीचर का काम तो है मेरा मैं क्या करता हूँ, मैं फर्नीचर खरीद के बना के बेच देता हूँ, आगे सामने सप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास कुछ वर्कर्स हैं जो वो फर्नीचर बनाते हैं। एक क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया या एक टाइम आया कि मेरे ऑफिस का फर्नीचर खराब हो गया, ऑफिस में कुछ सोफे वोफे लगाने थे तो ऑफिस का फर्नीचर खराब हो गया। मैंने क्या किया, मैंने बोला वर्कर्स उठाओ ये सारा का सारा तुम्हारा तितिम्बा और उठा के मेरे पास आ जाओ और मेरे ऑफिस में क्या करो, क्या बना दो, फर्नीचर बना दो। अब वो जो फर्नीचर है, फर्नीचर को बनाने के लिए लगा मुझे 50,000 रुपए, और जो 50,000 मैंने खर्चा किया है वो फर्नीचर के ऊपर, वो फर्नीचर मेरे पास 1 साल चलेगा कि 1 साल से ऊपर चलेगा। एक सोफा अगर लाते हैं आप तो 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है कि 1 साल के ऊपर चलता है, 1 साल के ऊपर चलता है। तो इस केस में जो फर्नीचर है वो कहाँ कंसिडर कर लिया जाएगा, मेरी फिक्स एसेट में। और फिक्स एसेट में अगर मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ तो उस पर लगने वाला जो वेजेस भी है ना वो उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो 50,000 रुपए का मैंने फर्नीचर बनाया और मान लो मैंने 10,000 रुपए उस पर वेजेस दिया, तो मेरे को टोटल
फर्नीचर कितने का पड़ा, वो पड़ा है मेरा 60,000 का। आई होप इतना समझ में आया होगा, बस यही कहना चाहता है, ठीक है। ये इसकी जर्नल एंट्री क्या, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अभी आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय, सायोनारा, शब्बा खैर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।